हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट वन पॉलिटी के बारे में थोड़े ही क्वेश्चंस हो गए थे। तो इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे 2013 के। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा जो नए नए एस्पिरेंट्स है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट जाता है स्टार्टिंग में। क्योंकि ये पॉलिटी है तो थोड़ा लॉयर टाइप लैंग्वेज रहती है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट ही जाएगा, पर बाद में इजी हो जाता है। और देखते मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि आप पढ़ लोगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है, बाइबल ऑफ पॉलिटी, जो कि नाम है एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी। ये जो बुक है, ये सबसे अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, क्योंकि इसमें पूरा कवरेज दिया है स्टार्ट टू एंड से लेके। जैसे कि स्टार्टिंग अपना पूरे एक्ट से स्टार्ट करते ही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और पूरा अभी तक का लेटेस्ट अमेंडमेंट्स तक आता है ये पूरा, जो कि 2019 के अमेंडमेंट्स तक है। तो पूरा कवरेज है इसमें। प्रीलिम्स के लिए तो काफी अच्छी बुक है। बच्चे इसे 9 से 10 बार पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इतना अच्छा कंटेंट है। तो आप प्लीज ये पढ़िए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि 2013 की हमारी सीरीज चालू है पॉलिटी के क्वेश्चंस की, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज और आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब इनडायरेक्टली कौन से प्रिंसिपल्स है जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इम्प्लाई होते हैं। तो ऑप्शंस है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का स्टेटमेंट है, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो कैबिनेट के मेंबर है वही पार्लियामेंट के भी मेंबर है। फिर मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। मतलब मिनिस्टर तब तक एंजॉय करते तब तक कॉन्फिडेंस रहेगा पार्लियामेंट में। और कैबिनेट को हेड किया जाता है हेड ऑफ द स्टेट से। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या आंसर होगा? अगर आप एलिमिनेशन थ्रू जाओगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा कि कैबिनेट कभी भी हेड ऑफ द स्टेट से नहीं हेड किया जाता, जो कि किया जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट से, मतलब पीएम से। तो इसका मतलब अगर आपने 3 एलिमिनेट कर दिया, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर ये आ जाएगा। जैसे कि आंसर ए है, ओनली 1 एंड 2। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो मैंने बता दिया, पर हेड ऑफ द स्टेट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इन इंडिया द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। मतलब गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जाता दो से या ज्यादा स्टेट्स में एट द सेम टाइम। सेकंड, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मतलब जो जजेस है हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर थ्रू, और जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट थ्रू। और बाद में सी, नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। मतलब कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि गवर्नर को निकाल सके। और इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। मतलब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर को ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। और इसका जो यूनियन टेरिटरी है जिनका लेजिस्लेटिव सेटअप रहता है। तो पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर है सी, कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बाकी सब गलत है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गवर्नर का जो जो भी अपॉइंटमेंट पावर्स और सब कुछ है जो कि रिलेटेड है ऑफिस ऑफ गवर्नर के अंडर, तो वो पूरा आर्टिकल 153 से लेके 162 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि आपको इसी में पूरा बताया गया है कि कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं की है निकालने के लिए। और प्रेसिडेंट के लिए अलग से आर्टिकल है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, उनका इम्पीचमेंट करने के लिए भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। मतलब वो पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में लोकसभा के। एक मेंबर हो सकते हैं कमेटी के, जो कि लोकसभा के अंडर होती है, या लोकसभा में बोल सकते हैं, या लोकसभा में वोट कर सकते हैं। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबाउ इज आर करेक्ट, मतलब कौन सा करेक्ट है। तो आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको इतना पता होगा कि ये पूरा सब कुछ कर सकते, सिर्फ वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं होते। तो इसका आंसर अगर आप 4 डिलीट कर दे तो ये हो जाएगा। ये तो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ये तो बोल तो सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब 3 तो है। मतलब ये दोनों में है आंसर। फिलहाल तो अभी 50-50 पे आ गए हम।
और अभी क्या बचा है 2, तो बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द लोकसभा। हाँ ये हो सकते हैं, क्यों नहीं। तो ये आंसर हो गया सी। थोड़ी इंफॉर्मेशन अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि है श्री के वेणुगोपाल, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 थ्रू प्रोवाइड किया गया है। और जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इसलिए क्योंकि ये जो है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी केसेस आते हैं तो वो उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए लॉयर का काम करते हैं। और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट से ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। और इनका जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रहना चाहिए, वो है रहता है। और इनका जो टर्म रहता है उनका कोई फिक्स नहीं रहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और जो क्वेश्चन था जो कि अटॉर्नी जनरल पर पिछली बार जो पूछा गया था, तो वो राइट्स और लिमिटेशन के बारे में पूछा था। जो कि इनको राइट टू स्पीक रहता है, वी टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स रहता है बोथ द हाउसेस में। इवन जॉइंट सिटिंग में भी रहता है, कोई कमेटी में पार्ट ले सकते हैं। या फिर he or she may be named a member but without a right to vote, without a right to vote, इतना ही याद रखना था आपको। ठीक है। फिर बाद में सब एंजॉय, वो पूरे प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। और ये कौन से कैटेगरी में नहीं आती, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आता है। मतलब आपको लगता रहेगा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो गए, पर नहीं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं आते। और इनको जो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस का अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस क्यों चालू करेंगे। और ये इनको और होल्ड और ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी केस उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता हो। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही लड़ सकते हैं, उनके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते ऑब्वियस है। जो कि लॉजिकल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ये कमेटी है। आपको इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में पूरा एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा। जो कि स्टेटमेंट से, जो कि 25 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रहते लोकसभा के, या ये स्क्रूटिनाइज करते हैं अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, या एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ कैग। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, तो आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड तो सही है, थर्ड भी सही है, तो 2 और 3 तो सही है। तो ये दोनों में आंसर है। फर्स्ट तो गलत है, क्योंकि 25 मेंबर लोकसभा के नहीं रहते, तो आंसर हो गया 2 और 3। 3 कमिटीज होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टिमेट्स कमेटी होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है। तो अभी हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देखा था, जो कि इन्होंने बोला था कि 25 मेंबर है, पर नहीं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। वैसे एस्टिमेट्स कमेटी के 30 रहते हैं, पूरे लोकसभा में से रहते हैं। और 22 इसमें रहते, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, मतलब 25 का कोई संबंध ही नहीं है। 22 22 और 30 ही है। और इसमें सिर्फ लोकसभा ही है। और इसका ओरिजिन हो गया था 1920, पब्लिक अकाउंट कमेटी का 1921 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1919 थ्रू। इसका भी 1921 में हुआ था, इसका कोई कमेटी नहीं है। और 1964 कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में हुआ था। और इसका सिलेक्शन किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक सिस्टम है, मैं आपको बता दूंगा आगे ही, ये दूसरी बार आ गया। दस ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट एंड अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, मतलब एक मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं किया जाता इस मेंबर में, इस कमिटीज में। और इनका ड्यूरेशन रहता है, तीनों का 1 ईयर रहता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का अपॉइंट किया जाता है बाय स्पीकर, जो कि उनके मेंबर्स थ्रू ही किया जाता है। और जनरली ये अपोजिशन पार्टी के होते हैं। इसमें भी स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं, और इसमें भी स्पीकर अपॉइंट करते हैं, जो कि सिर्फ लोकसभा में से ही चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। मतलब पूरी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है पूरे इंडिया या कोई पार्ट के इंडिया के, जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो उनके लिए उनकी कंसेंट किस किस की जरूरत होती है या नहीं, वो ऑप्शंस में दिए गए। किसकी कंसेंट लगती है, पूरे स्टेट्स की, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स की, या जो स्टेट्स कंसर्न है, या स्टेट्स की कंसेंट ही नहीं लगती। तो इसका आंसर आप पॉज कीजिए और बताइए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है, इसकी कंसेंट नहीं की जा सकती, ये डायरेक्ट सेंटर थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिए जा सकते हैं कोई कोई भी स्टेट में। इसका आंसर डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। मतलब अगर राज्यसभा ने थोड़ी से रिकमेंडेशन या अमेंड किया मनी बिल को, तो क्या क्या हो सकता है। तो लोकसभा फिर भी इस बिल को प्रोसीड कर सकती है,
या एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है, जो कि रिकमेंडेशन दिए गए रहेंगे राज्यसभा ने। या फिर लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, मतलब लोकसभा आगे पास ही नहीं कर सकती है बिल। या फिर लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब लोकसभा फिर से राज्यसभा को बोल सकते हैं बाबा ये फिर से रिकंसिडर रिकंसिडर करो जो भी आपने रिकमेंडेशन दिए। या फिर प्रेसिडेंट सीधा जॉइंट सीटिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल दोनों को पसंद नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ये सिंपल है, थोड़ा मनी बिल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ए। लोकसभा लोकसभा बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि मनी बिल पूरा लोकसभा ही कंट्रोल कर सकती है, राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है, वो भी अगर इन्होंने चाहा नहीं चाहा तो भी ये पास कर सकते हैं। तो इसके मनी बिल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। तो मनी बिल जो आता है आर्टिकल 110 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और लोकसभा ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। और जो स्पीकर रहते हैं वो उनकी फाइनल अथॉरिटी रहती है कि जो डिसाइड करेगी ये मनी बिल है या नहीं। मतलब अभी किसी ने अगर बिल पास किया, मतलब मेजरली लोकसभा ही पास करेगा, तो ये डिसाइडिंग अथॉरिटी रहती है कि स्पीकर बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं। इनका फाइनल अथॉरिटी रहती है। और जो मनी बिल रहता है उसमें ना तो आप जॉइंट सीटिंग ले सकते हो, जो कि फोर्थ ऑप्शन में था पिछले इसमें। और जो राज्यसभा है वो मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकती है 14 डेज के लिए, उसके आगे तक रुका नहीं सकती। अगर उसके आगे अगर उन्होंने डिले भी कर दिया तो भी ये बिल पास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, मतलब चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन मेंबर ने रहते हैं राज्यसभा के, ये इनका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं दोनों हाउसेस के, तो उनको कोई वोटिंग राइट नहीं रहता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और उनको सिर्फ राइट टू वोट रहता है इलेक्शन जो कि वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? आप पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आंसर पहला तो गलत है, क्योंकि दोनों मेंबर रहते हैं राज्यसभा के। और दूसरा सही है, तो आंसर हो गया टू ओनली। एक जनरल स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा के। राज्यसभा उसको अपर हाउस भी बोला जाता है, इवन काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। इनके टोटल मेंबर्स होते हैं 250, और लोकसभा के रहते हैं 552। और इसमें से 230 इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं राज्यसभा में, और 12 नॉमिनेटेड रहते हैं। और अभी लोकसभा में 530 रहते, स्टेट्स थ्रू इलेक्टेड होके आते हैं, और यूनियन टेरिटरी से 2। और अभी फिलहाल तो दो जो एंग्लो इंडियन से आते थे वो अभी फिलहाल तो अबेलिश कर दिया है, दो नहीं आते अभी, इनकी टोटल स्ट्रेंथ हो गई 550। ठीक है, और ये परमानेंट बॉडी है राज्यसभा। और जो टर्म है इंडिविजुअल मेंबर की उनकी 6 इयर्स होती है, और इनकी टर्म रहती है 5 इयर्स। और ये मेंबर जो रहते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, इनका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। ये परमानेंट इसलिए क्योंकि 1/3 जो मेंबर रहते हैं वो रिटायर होते हैं एट द, मतलब सेकंड एवरी सेकंड ईयर में ये 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसके रहते हैं चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, जो कि ये मेंबर होते हैं, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में पता चल गया रहेगा, उन्होंने बोला था कि मेंबर्स नहीं रहते, पर इसमें मेंबर्स रहते हैं। और इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं वही स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। इनका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए जो कि एक सिटीजन रहने चाहिए इंडिया के, और इनकी एज नॉट लेस देन 30 इयर्स रहनी चाहिए, मतलब 30 इयर्स या उससे ज्यादा रहनी चाहिए। और इनका वही है सिटीजन ऑफ इंडिया, और नॉट लेस देन 25 इयर्स ऑफ, मतलब इनका 25 है, इनका 30 है, इन शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन फाइनेंस, जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट, या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स? फिलहाल तो अभी एनडीसी एबॉलिश कर दिया है, क्योंकि इसकी जगह पर कौन सी बॉडी आई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका आंसर फिर पहले तो एनडीसी में फाइनेंस कमीशन का कोई काम ही नहीं है, तो टू अगर एलिमिनेट करते हो आप तो सीधा आंसर की तरफ आ गया 1, 3 और 4, मतलब जो कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन हटा के कौन सी बॉडी आ गई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से प्लानिंग कमीशन पे सवाल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऑर्गन है प्लानिंग कमीशन का, पहला स्टेटमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर रखा गया है, सेकंड। और जो तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि पंचायत को असाइन किया
किया जाना चाहिए जो टास्क रहता है जो प्लान्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऑर्गन वगैरह तो नहीं है एनडीसी प्लानिंग कमीशन का, पहले था, मतलब इसके बारे में अभी सवाल बहुत कम आएंगे, मतलब चांसेस तो बहुत ही कम है। तो पहला अगर एलिमिनेट करते हो आप, खत्म, सीधा राइट आंसर, और ये आपका सही जवाब, अद्भुत। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन को, ना कि एक ऑर्गन। तो ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये पेसा एक्ट के बारे में, पेसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन, ये थोड़ा स्लाइड नीचे गया लगता, टू शेड्यूल एरियाज इन, मतलब पेसा एक्ट इन 1996, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब ये मैंने हाईलाइट किया, वैसे हाईलाइट करके नहीं मिलेगा आपको। तो इसका इसका मतलब ये है कि मतलब पेसा एक्ट में कौन से ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड नहीं है। तो इसमें ऑप्शंस है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो इनमें से कौन सा रहेगा, आपको क्या लगता है? पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर है ये 3, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज। अभी अगर ट्राइबल एरियाज के लिए ऑटोनॉमस रीजन करते रहेंगे तो फिर बहुत स्लॉट्स हो जाएंगे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, तो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता। तो ठीक है, आंसर हो गया सी। तो जो पैसा एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि जो शेड्यूल एरियाज रहते हैं जो कवर नहीं किए गए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो तो उनको कवर करने के लिए पैसा एक्ट बना गया। तो मतलब एक्सटेंशन है पंचायत का। पंचायत का एक्सटेंशन मतलब ग्राम सभा को पूरी पावर दी जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा पावर्स इनको ग्राम सभा को ही रहती है। तो इन शॉर्ट अगर पैसा एक्ट आया तो ग्राम सभा, आपको इनडायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि ग्राम सभा के पास बहुत ज्यादा पावर है, जो कि कंसल्टेशन रह सकता है लैंड एक्विजिशन का, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, या लीजिंग माइनर मिनरल्स का। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है? एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, कौन से नहीं है ये बताया गया, मतलब ये कौन से तो एक्ट थ्रू या स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू या किसी भी मीन्स से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल नहीं है, तो ये पूछा गया है। ऑलमोस्ट ऑब्वियसली ये तीनों भी नहीं है, जो कि ये सब स्टैट्यूटरी या फिर बाय एग्जीक्यूटिव थ्रू बनाया गया है, जो कि आंसर हो गया डी। आपको एक वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा जो कि पहले पार्ट का है, तो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो ये वीडियो देख लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए। इस आइकन को क्लिक करने के बाद आपको सब्सक्राइब ऑप्शन दिख जाएगा, तो और उसके अंदर एक बेल आइकन भी रहेगा, तो उसको क्लिक कीजिए, मतलब आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।